नमस्कार, स्वागत आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक के बाद भी मंडल बनाम कमंडल की तकरार जारी है। समता वाले यूजीसी के फॉर्मूले ने 80-20 की खाई को और अधिक गहरा दिया है। बीते कल नए नियमों पर सुप्रीम रोक के बाद ये माना जा रहा था कि मामला ठंडा हो जाएगा, ठंडी बस्ती में चला जाएगा, लेकिन सरकार के खिलाफ सवर्णों का मोर्चा बंद होने के बजाय अभी भी जारी है। वहीं सुप्रीम फैसले के बाद जगह जगह से आई कुछ तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि जहां कानून रद्द होने तक अगड़ों को मनाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है, तो वहीं नए नियम के समर्थन दलित ओबीसी समाज ने भी इसके समर्थन में हल्ला बोल दिया है। सवर्णों का प्रदर्शन थमा नहीं और दिल्ली से यूपी तक जय भीम का शोर गूंज उठा। प्रदर्शनों के इस ज्वार में कैसे उभरेगी सरकार? पहले सवर्ण अब दलित, नए नियमों में किसका हित? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। यूजीसी के नए नियम, नए फॉर्मूलों पर सवर्णों की ललकार। बीते कल सरकार से सुप्रीम सवाल और नए नियम पर रोक के बाद भी तकरार जारी है। एक और जहां सुप्रीम फैसले के बाद भी सवर्ण समाज की नाराजगी खत्म नहीं हो रही, नए नियम को पूरी तरह खत्म करने की मांग की जा रही, तो वहीं अब दलित और ओबीसी समाज ने भी नए नियम के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रयागराज विश्वविद्यालय तक जय भीम का नारा गूंज रहा है। यूजीसी के नए नियम के समर्थन और इसे लागू करने के लिए बहुजन समाज मैदान में है और दुहाई अधिकारों की दी जा रही है। नीले झंडे तले विरोध की आग बढ़ रही है। आवाज हक और अधिकारों की तब उठाई जा रही है जब यूपी में दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही हैं। हालांकि नगीना सांसद और स्वघोषित दलित मसीहा चंद्रशेखर आजाद रावण ने पहले ही चेता दिया कि अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून वापस लिया गया तो 85% वाले सड़क पर उतरेंगे। बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूँ। वहीं बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सवर्ण समाज भी मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद भी सवर्ण समाज का प्रदर्शन जारी है। आज ग्वालियर में यूजीसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ और इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई। यूजीसी के समता वाले नए नियमों पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन इस नए कानून ने अगला और पिछला की खाई को और अधिक गहरा कर दिया है। 80-20 और मंडल कमंडल की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है और सरकार चौतरफा गिरती नजर आ रही है। बहरहाल माहौल देखकर यह कहना मुश्किल है कि यूजीसी पर अगला पिछला की लड़ाई कब थमेगी और प्रदर्शनों के ज्वार भाटा से सरकार कैसे उभरेगी। नए नियमों पर छिड़ी ये जंग 27 में किसके लिए होगी फायदेमंद, ये तो वक्त बताएगा। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें जो आज सामने आई। दलित समाज ने, ओबीसी समाज ने अब मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम आदेश के बाद प्रयागराज, फतेहपुर, दिल्ली और पीलीभीत की तस्वीरें हैं, जहां कल तक सवर्ण समाज सड़कों पर नजर आ रहा था। वहीं अब दलित समाज, एससी एसटी ओबीसी वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है, समर्थन में उतर आए हैं सड़क पर और ये मांग की जा रही है जोरों शोरों से, जो नए नियम हैं उनको एज इट इज लागू किया जाए। सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने इसका पक्ष नहीं रखा ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में सरकार की लापरवाही की बात उठा रहा है दलित समाज। दूसरी तरफ राजनीति भी गरमा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है आज, वो भी सुन लीजिए। विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में
SC ST OBC के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने के लिए लाई थी, जो आशंका थी कि भाजपा की एक चाल है SC ST OBC को खुश करने की, वो सच साबित हुई। भाजपा साजिश के तहत इस कानून के माध्यम से SC ST OBC की आंख में धूल झोंकने में कामयाब रही और उसकी दोरंगी चाल आज बेनकाब हो गई। एक और इस विधेयक के माध्यम से SC ST OBC को खुश करने की उसकी जो कवायद थी, उसकी हवा भाजपा सरकार ने खुद निकाल दी, क्योंकि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो केंद्र सरकार को जो इसके पक्ष में पैरवी करनी चाहिए थी, वो नजारा दिखाई पड़ी। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि केंद्र सरकार का जो इसके पक्ष में जो पैरवी करनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई, और SC ST को OBC समाज को खुश करने की जो कवायद थी वो विफल हो गई। दूसरी तरफ देखिए, चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है इस वक्त बीजेपी सरकार, क्योंकि एक तरफ सवर्ण समाज है जो इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी से रूठा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब दलित समाज ने भी, OBC समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है और इस नए कानून को लागू कराने की मांग जोरों शोरों से उठा रहे हैं। आगे इसका क्या अंजाम होगा, किसके पक्ष में ये जो पूरा विवाद है वो रुक करेगा, क्या इससे किसको कितना नफा, किसको कितना नुकसान आने वाले 27 के चुनावों में होगा, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली, पीलीभीत, फतेहपुर और प्रयागराज से आई ये तस्वीरें, और ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदर्शन चल रहे हैं। नीले झंडे के तले अब दलित मोर्चा सड़क पर उतर आया है और साफ तौर पर नए कानून को लागू करने की मांग की जा रही है। बताते चले आपको कि 13 जनवरी से ये विवाद जो है शुरू हुआ, जब UGC की नई गाइडलाइन सामने आई, नए नियम सामने आए, 15 जनवरी से लागू होने थे, लेकिन अब सुप्रीम रोक लग गई है। इसके बाद माना जा रहा था कि विरोध यहीं पर खत्म हो जाएगा, जो कलेश छिड़ा है अगड़ा पिछड़ा का वो बंद हो जाएगा, लेकिन थमने के बजाय ये कलेश और अधिक बढ़ता जा रहा है। नए नियम पर ब्रेक, लेकिन जारी है कलेश, और इसका क्या होगा अंजाम, बीजेपी को इससे कितना फायदा कितना नुकसान, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा लेते हैं अपने खास मेहमानों का आपसे। रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, दलित चिंतक के तौर पर विद्या गौतम जी मौजूद हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से शुभांगी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत रत्नेश मिश्रा जी आप ही के साथ करूंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्थिति बन चुकी है कि आगे कुआं पीछे खाई, समझ में नहीं आ रहा है, करे तो सरकार करे क्या फंस गई है सरकार? अदिति जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अदिति जी, इस मुद्दे को राजनीति की बजाय संवेदनशीलता और तथ्यों के साथ हमें देखना चाहिए। SC ST और OBC के छात्रों के साथ जो भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न की जो समस्या है, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई रही है। जो भी विश्वविद्यालयों में गया होगा, ठीक है, उसी को इसको फेस करना पड़ा होगा। ये जो नई UGC की नियमावली आई थी, इसमें इसका उद्देश्य किसी के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना था। लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आई, या सामान्य वर्ग के छात्रों को कुछ चीजें ऐसी निकल के आई जो उनको लगा कि उनके हित में नहीं है, और वो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और संवैधानिक तौर पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक उन गाइडलाइंस के लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। देखिए, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, वो किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। अगर रत्नेश मिश्रा जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि एक तरफ सवर्ण समाज सड़क पर है, अभी भी नाराज है, नाराजगी खत्म नहीं हुई है। सवर्ण समाज का कहना है कि पूरी तरीके से इस नए नियम, नए कानून को वापस लिया जाए। दूसरी तरफ दलित, OBC
SC ST सब मोर्चा खोल चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, विरोध जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या UGC के नए नियम सरकार के लिए सरदर्द बन गए हैं? ये नहीं माना जाना चाहिए। भाई किसी के लिए अगर वेलफेयर की बात की जा रही है तो वो सरदर्द कैसे बन गया आदित्य जी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आई है। और रही सबसे बड़ी बात, अब तो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो गया। मुझे नहीं लगता है कि अब मैं इतना कैपेबल हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गुण दोष और उसके विवेक पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूं। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सदैव दबे पिछड़े शोषित वंचित लोगों के लिए काम किया और आगे भी करते रहेंगे। और दबा कुचला शोषित वंचित केवल OBC SC ST नहीं होता, उसमें सवर्ण जातियों के भी तमाम सारे लोग शोषित होते हैं। बहुत सारे ऐसे पंडित जी लोग मिल जाएंगे और ये जो अभी आपने बोला है कि मैं आपको एक बहुत से ऐसे सवर्ण नहीं, मेरा एक पॉइंट है। ठीक है, बोल लीजिए, बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं खुद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और मैंने एक चीज आपको मैं उदाहरण देता हूँ। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो मेरे घर पे एक बदलू चाचा काम करते थे, दलित समाज के थे। उनका बेटा था राजेश, उसको हम लोग राजी राजी कहते थे। हम दोनों लोग एक ही वर्ष में पैदा हुए थे, तो मेरा नाम रत्नेश रखा गया, उसका नाम राजेश रखा गया। ठीक, इस प्रकार की उनके हमारे परिवार में स्थिति थी। वो मुझसे मैथ्स में हर बार नंबर अच्छे पाता था। आज राजेश कुमार उर्फ राजी जो बदलू चाचा का लड़का है, वो नरेला की एक चप्पल फैक्ट्री में काम करता है। और आज रत्नेश मिश्रा जो हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक रूप से सक्षम व्यक्ति बन चुके हैं। क्यों? आखिर कहाँ कमी रही? ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जातिगत और वर्ग से ऊपर उठकर के उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है रत्नेश मिश्रा जी, लेकिन अभी आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि सवर्णों के साथ भी भेदभाव होता है। तो फिर ये जो नया नियम बनाने के लिए कमेटी बनी थी, उसमें जो मेंबर्स थे तमाम भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्यों नहीं समझ में आई ये बात? आदित्य जी, इस बात का जवाब कौन देगा कि राजेश कुमार आज केवल चप्पल की फैक्ट्री में काम करता हुआ रह गया और रत्नेश मिश्रा आज एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन गए, एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? आपको ये समझना होगा, सामाजिक पालन पोषण का जो इन्वायरमेंट होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो मिलता है तभी आपका मानसिक और आपका शैक्षणिक विकास हो पाता है। एक दलित के घर में जन्मे हुए बच्चे को आप लाके एक ब्राह्मण के परिवार में उसका लालन पालन करा दीजिए, उसका ब्राह्मणों जैसा ही तेज तर्रार होगा, ब्राह्मणों जैसी ही कुशाग्र बुद्धि का होगा। क्यों? क्योंकि उसके एक एक स्टेप को वहां पर एनालाइज किया जाता है और उसको बताया जाता है कि भैया, यानी आप ये कह रहे हैं कि दलित परिवार में ठीक से लालन पालन नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता। बेचारे गरीब रहते हैं तो लालन पालन कहाँ हो पाता है? मैं एक चीज कह दूं, गरीबों की डेफिनेशन नहीं, गरीबों की डेफिनेशन क्या इस बात से तय होती है कि दलित है या सवर्ण है? क्या गरीब सवर्ण नहीं होते हैं, सवर्ण तबके से नहीं आते हैं? क्या ठाकुर पंडित गरीब नहीं हो सकते हैं रत्नेश मिश्रा जी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बहुत गरीब ब्राह्मण भी, उसको लोग कहेंगे पंडित जी पाए लगी, और एक आईएएस दलित को कोई कहता है कि पाए लगी? नहीं कहता। कोई सोशल स्ट्रक्चर पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल होना और सोशली इक्वल होना दो अलग अलग चीजें होती है। लोग मेरा विरोध करेंगे आपकी एक क्लिप देखने के बाद, लेकिन सच्चाई यही है कि दलितों और आदिवासियों के साथ शोषण होता है और वो इतिहास रहा है, होता भी रहा, अभी भी होता रहा है। अगर उसको इक्वलाइज करने के लिए कोई नियम कानून आया है तो ठीक है भाई, छात्र सवर्ण भी छात्र हैं, उनके अगर कहीं पर हित प्रभावित हो रहा है तो बिल्कुल उनका साथ दिया जाएगा। और अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामला सामने उनके विचाराधीन है, अब तो जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक माननीय न्यायालय क्या निर्णय लेता है उसका इंतजार करिए। सरकार का लक्ष्य किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी संप्रदाय को ठेस पहुंचाना या लक्षित करके उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बहुत अच्छे से आपने बैलेंस क्रिएट किया है आज। इसके पीछे वजह क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बैलेंस वे में आपने बहुत ज्यादा बात की है। क्या कहेंगे इस पर शुभांगी द्विवेदी जी? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार दावा कर रही थी कि भाई देखिए, पीडीए की विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं और हम एक चीज अपने तरफ से जोड़ना चाहते हैं कि तुम हिटलर से तानाशाही उधार लो बाबा, इन सवर्णों, दलित, शोषितों, वंचितों सबकी नस्ल को उखाड़ दो बाबा। ये यूजीसी तो बहुत बहुत दो टूक बात है, तुम जनरल डायर को भी पछाड़ दो बाबा। ठीक है, आप बात समझिएगा मेरी।
आप ये यूजीसी तो एक बहाना है, मामला है, हिंदू को लड़ाना है, ठीक है। और हम न्याय की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया है, आपको पता कि दोषियों को दोषी बचे नहीं, ठीक है, और किसी अन्याय के साथ अन्याय ना हो, उसके साथ न्याय हो, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं कि यूजीसी, ये आप कौन सा मापदंड लेके आते हैं, आप ये बता दीजिएगा, हमें समझ नहीं आता। आज मैंने पहली बार किसी बीजेपी प्रवक्ता के मुझसे दलित, पिछड़ा और शोषित वंचित का मैंने मतलब मैं डिबेट में लगातार बैठ रही हूँ और इन लोग के बीच में भी बैठती हूँ, पहली बार। अब चुनाव नजदीक है, शुभांगी द्विवेदी जी, इस पर तो खुश होना चाहिए आपको। ब्राह्मण होकर बीजेपी नेता ब्राह्मण होकर दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये तो आपके लिए खुशी का विषय होना चाहिए, क्योंकि आप तो पीजे की राजनीति करते हैं। ना मैं वही कह रही हूँ आदित्य जी, आप सुनिए मेरी बात। आज पहली बार कोई बीजेपी नेता दलित, शोषित, वंचित का नाम ले रहा है। इन्हीं के सरकार में जितने दलितों की हत्या हुई है, दलितों के ऊपर बुलडोजर चला है, जितनी अत्याचार हुई है, आप खुद बताइए, कभी कोई नेता नहीं बोला, ना बीजेपी का कोई नेता बोलने नहीं आया। आज क्योंकि उसको पता था, सुन लीजिए, कि सर्व समाज बीजेपी दलितों के साथ खड़ी हो गई है, तो कहीं आपको वोट कटने का डर तो नहीं सता रहा है कि ओबीसी पीडीए आप चिल्ला रहे थे, लेकिन पीडीए खिसक के चला जाएगा बीजेपी के पाले में, यूजीसी का नया नियम। नहीं आदित्य जी, हम विजन की और कार्यों की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं। और हम देखिए, हम सबको साथ में लेके चलते हैं, ठीक। आज आप ये बता दीजिए, इनको अचानक कहां से सपना आ गया? आज तो दलित, सुनिए, सारे वर्ग कह रहे हैं, सुनिए, सारे वर्ग कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें जुमला दिया है। ये किसी के नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का खुद का बयान देख लीजिए। हर इंसान कह रहा है कि बीजेपी ने सबको ठगा है, कहते रहे ये सबकी नस्ल बर्बाद कर रहे हैं बाबा जी, और ये केंद्र में रह के दोनों लोग की मिली भगत पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश को बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी, सबको ठगा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास रत्नेश जी। ये किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है। और अगर सुन लीजिए, और भी अतिथियों को क्या कहेंगे इस पर, विद्या गौतम जी आप? बिल्कुल, किसने किसको कितना ठगा? सभी पैनल्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अभिनंदन है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी दीदी जी, सबसे बड़ी बात है जो ये फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और कोर्ट कोई भी फैसला, क्योंकि महामहिम है वो, बहुत उनका उन न्याय के लिए हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर करते हैं, कोर्ट हमारी, सुप्रीम कोर्ट हमारी देश की। तो सबसे बड़ी बात है, कोर्ट कोई भी फैसला ऐसे तो देती नहीं है, उसके बड़े सर्वे होते हैं, उसमें बहुत सारी वकालत करी जाती है, उसमें बहुत सारे पक्ष, सरकार भी अपने पक्ष रखती है और दूसरे लोग भी अपने पक्ष रखते हैं, और उन सारे पक्षों को रखने के बाद इस बार मतलब जो रिपोर्ट आई है, 118% की वृद्धि हुई है अपराधों में, 118% यूनिवर्सिटी स्तर पे 118% की वृद्धि हुई है। और उसके बाद में रोहित बेमुला और जो पायल तड़वी वाला मामला है, उसी को लेकर के 2016 से ये चीजें, नहीं तो 2012 की गाइडलाइन नहीं चल रही थी, 2016 से लेकर के ये सारा मुद्दा निकल करके आया कि भाई उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाए और स्वतंत्र माहौल दिया जाए, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए आप गाँव घर में मजदूरी कर ले, खेती किसानी कर ले, एक अलग विषय। जब आप ज्ञान के मंदिर में बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा मानसिक सुकून चाहिए, तो जाति भेदभाव ना हो, तो इसलिए ये फैसला आया था। और ये फैसला कुछ हद तक बहुत सही था, कुछ चीजें अगर थोड़ा बहुत अगर उसमें थोड़ा सा ठीक कर दी जाती तो पूरा फैसला बहुत बेहतरीन था। और इस माहौल को बनाने के लिए देश में जरूरत है, क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर हम कैसे देश का विकास कर सकते हैं? जाति के आधार पे आपस में, अभी मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि माहौल का असर पड़ता है, ये बात निश्चित है कि माहौल का असर पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इसे जुमले के रूप में देख रही है। सरकार ने शायद और चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस काम को इस तरह से कर दिया कि SC ST OBC जनरल सब आपस में लड़े, जब कोर्ट को पता, जब सरकार को पता था कि इस फैसले के बाद में बिल्कुल विद्या गौतम जी, जिस नियम का नाम ही समता पर रखा गया था, समानता लाने के लिए उद्देश्य से लाया गया था, वही नियम, वही नया नियम यूजीसी का दो फाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सवर्ण समाज आवाज उठा रहा है सड़क पर आकर, दूसरी तरफ दलित समाज, ओबीसी वर्ग, दो फाड़ समाज का कर दिया है। क्या बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली सरकार में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ सवर्ण समाज अलग मोर्चा खोले बैठा है, सरकार से लगातार नाराज चल रहा है, कह रहा है हम नहीं मानेंगे तब तक जब तक ये पूरा नियम वापस नहीं लिया जाता, जबकि पूरे नियम में कोई खामी नहीं है। कुछ एक पैरास जरूर ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता थी, और वो संशोधन पहले भी किए जा सकते थे। जब ये जो नियम, नए नियम शिक्षा मंत्री के टेबल पर गए होंगे, तब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन पहले विनय तिवारी जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया
लेना चाहूंगी। नमस्कार अदिति जी। मेरी आवाज थोड़ी ईगो कर रही है, मुझे वापस आ रही है। जी इसको आप थोड़ा बोलिए बोलिए, वो ठीक हो जी, जाएगा। आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। विनय जी बात रखिए। विडंबना है कि आज जो विरोध करने वाले लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो यहाँ डिबेट में या जगह जगह पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो कोई रीजन है कि वो विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, वो सही तरीके से अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं कि ये जो यूजीसी पे जो रोक लगी है वो कहाँ से गलत है, असंवैधानिक है। अभी हमने सारे पैनलिस्ट को सुना है। देखिए अभी जो बेतिन जी बोल रही थी कि इसको पलट दिया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले स्टे लगाया है, अभी खत्म किया है, इसको स्टे दिया है कि जब अगली लाया ही क्यों सुनवाई किया? नोटिस किया है यूजीसी को नोटिस भेजा है कि आप मार्च में 19 मार्च को, ऐसा डेट अगर सही है तो 19 मार्च को बुलाया है कि आप आइए और हमें बताइए। अभी मुकदमा चल रहा, फैसला नहीं आया है। तो दृश्या उसने जो चीज देखी है, उसने बोला है कि चूंकि ये समानता के लिए कानून लाया गया था यूजीसी के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, तो वो जो नया कानून बना है समानता के लिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना है कि ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन करता है ये नया नियम, इसलिए उस पर स्टे लगाया है। और उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये नियम खत्म कर दिया जाएगा। ये कानून जो बना है, ये जो नया जो संशोधन हुआ है, ये अभी अस्तित्व में है। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके से चेंजेस होंगे, बिल्कुल विनय तिवारी जी, अभी ये नया नियम अस्तित्व में है। इसमें केवल इसको केवल नए तरीके से ड्राफ्ट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कई सारी टिप्पणियां भी तीखी सुप्रीम कोर्ट ने की विनय तिवारी जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अभी नियम पर रोक लगाई गई है, केवल अभी पूरी तरीके से इसे खत्म नहीं किया गया है। उसके बावजूद दलित समाज, पिछड़ा समाज सड़कों पर उतर आया है, प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर कल को ये कानून पूरी तरीके से वापस ले लिए जाएं तो देश की हालत क्या होगी, ये समझना इन तस्वीरों से शायद बेहतर है। दलित समाज क्या कहना चाह रहा है, बैकवर्ड क्या कहना चाह रहा है, वो अपने कारण तो बताए। लेकिन विनय तिवारी जी, क्या ये नहीं लग रहा कि इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं, जहां एक तरफ मायावती जैसी लीडर जिन्हें दलितों का मसीहा माना जाता है, वो इस फैसले का, सुप्रीम फैसले का स्वागत करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की अगर बात कर ली जाए, लगातार आग में घी डालने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिनट सुनिएगा आदित्य जी। SC ST OBC को जो आरक्षण का प्रावधान है, देखिए गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को। आरक्षण का जो प्रावधान है वो इसलिए है कि जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको मेन धारा में आरक्षण के थ्रू मेन धारा में लाया जाए, उनका भी जीवन यापन एक स्टैंडर्ड लेवल बनाया जाए। आरक्षण ये नहीं कहता है कि कोई किसी के ऊपर अगर गलती से भी आरोप लगा दे और सामने वाले को कोई राइट ही नहीं है, वो अगर आरोप गलत भी है तो भी वो सामने वाले को कुछ नहीं कह सकता है, उसको कठघरे में नहीं ला सकता, उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। ये कहाँ से जो है न्याय हुआ? और शायद इसी चीज को लेके, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू इक्वलिटी को ये नया नियम वायलेट था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो संवैधानिक बॉडी है, संविधान की रक्षा करने का अधिकार है तिवारी जी, सभी को न्याय का अधिकार है, नेचुरल जस्टिस का अधिकार हर वर्ग को है, हर एक नागरिक को है, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो। रत्नेश मिश्रा जी, यही प्रश्न लगातार सवर्ण समाज के द्वारा उठाया जा रहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई केस किया जाएगा और अगर वो केस फर्जी पाया जाता है तो एक बच्चे का, एक छात्र का यूनिवर्सिटी में करियर जो है वो तो चौपट होगा ही होगा। साथ ही साथ जो ये फर्जी केस करेगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं, जबकि जो पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें प्रावधान था कि जुर्माना लगाया जाएगा, उसको क्यों हटा दिया गया? देखिए, इस नियम, इस दिशा निर्देश को लाने का मतलब ये नहीं था कि हम किसी के खिलाफ हैं। इसकी सबसे बड़ी बात है कि हम उस चिप्पू के खिलाफ हैं जो उत्पीड़न को जन्म देती है।
उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है। उत्पीड़न सवर्ण का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है। और मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा कि अगर सामान्य वर्ग का कोई बच्चा कमज़ोर है और दलित और ओबीसी और एसटी वर्ग के बच्चे अगर वो उनसे मजबूत स्थिति में हैं तो वो भी मिसबिहेव करते हैं। ये होता है, ये भी सत्य है। उतना ही सत्य है जितना ये भी सत्य है कि एससी एसटी और ओबीसी का भी शोषण होता है। तो शोषण को अगर कास्ट के आधार पे देखा जाए तो इसको तो मैं नहीं मान सकता कि सवर्ण का शोषण नहीं होगा, लेकिन उस पूरे नियमावली में ये नहीं कहा गया था कि सवर्ण के खिलाफ, सवर्ण को का अगर शोषण होता है तो वो शिकायत नहीं कर सकता। शिकायत कोई भी जाकर कर सकता है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपने या तो उसको ठीक से पढ़ा नहीं। शिकायत कोई भी कर सकता था। हाँ, ये उसमें जर्नल एससी एसटी ओबीसी में नहीं कैटेगराइज किया गया है। शिकायत कोई भी कर सकता है अगर उसके साथ उत्पीड़न होता है या उसके साथ कोई भेदभाव होता है तो। अब रही सबसे बड़ी बात, मूल मुद्दे की बात, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि भैया अगर सामान्य वर्ग के छात्रों को लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है तो उन्होंने अपनी बात कह दी। उसके बाद उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का माध्यम अपनाया और इस कमेटी में अगर आप लोग सीधे कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है तो भाई जो कमेटी इसको फॉर्म करने के लिए बनी गई थी उसके अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के सीनियर एमपी हैं, सीनियर लीडर हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के 3 एमपी उस कमेटी के मेंबर थे। आप मैडम नहीं मैडम सुनिए तो, मैडम सुनिए, अरे आप मेरी बात कंप्लीट हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं मेरी बात कंप्लीट, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। आदित्य जी मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए, मेरी बात तो कंप्लीट। मैंने जो प्रश्न किया उसका नहीं, मैं उसका भी जवाब आएगा। मैं एक बात का जवाब दे दूं, आप ये जानते हैं मैं कभी जवाब देने से पीछे नहीं हटता। ये इतना जटिल मुद्दा है कि इस पे अच्छे लोग बैठने भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बुलाने पर मैं आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जवाब दे पाने में सक्षम हूँ। अब ऑल पार्टी के एमपीज उस कमेटी में थे, चाहे वो मेंबर ऑफ लोकसभा हो चाहे मेंबर ऑफ राज्यसभा हो, सबने उस कमेटी को देखा और नो डाउट कि उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को ही यूजीसी ने लागू किया। अभी जब कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा तो ये तो मुझे पता ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी के किसी भी एमपी ने नहीं कहा। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी वहां पे मेंबर नहीं थे, वो भी मेंबर थे, लेकिन उन लोगों को भी नहीं दिखा। और सबसे बड़े मैडम सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं टोक रहा हूं भाई, मैं किसी को बीच, मैडम मैं बीच, भाई सरकार हमारी है तो एजुकेशन मिनिस्टर हमारा ही होगा ना, सपा और कांग्रेस का थोड़ी होगा। सरकार हमारी है ना, जनता ने सरकार हमको हमारी बनाई है तो सपा और कांग्रेस का थोड़ी होगा। अभी जो तस्वीरें सड़क पर नजर आ रही हैं, सवर्ण समाज आपसे तो नाराज चल रहा है, दलित पिछड़ा वर्ग जो है वो भी सड़कों पर है, कह रहा है कानून अगर एज इट इज लागू नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे। भाई हमसे नाराज कोई नहीं है, सीधी सी बात। ये नाराजगी हमसे कोई नाराज नहीं, हमसे कोई नाराज नहीं है। नाराज उनसे हैं। नाराजगी क्या होती है? अगर जनता नाराज होती है तो जनता चुनाव में हराकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर देती है। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी, मैडम सुन तो लीजिए भाई, आप मुझे 20 सेकंड भी नहीं बोलने दे रही हैं, 20 सेकंड भी नहीं बोलने, 20 सेकंड भी नहीं बोलने दे रही हैं। कौन नाराज है बताइए? किसने कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बदल दो या मुख्यमंत्री बदल दो? किसी ने कहा नहीं कहा ना। सबको लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो सकता है तो उन्होंने, संविधान कहता है भाई, संवैधानिक तौर पर आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 तो मिला हुआ है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 तो मिला हुआ है ना, धरना प्रदर्शन करके अपनी बात पहुंचाने की। उन लोगों ने पहुंचाई। वो तो सरकार चाहती है मैडम मैं कंप्लीट तो कर लूं, हम ऐसे रेगुलेशंस मैं कंप्लीट तो कर लूं। आपकी बातें जो हैं वो बेहद कंप्लीट नहीं, ठीक है, कंप्लीट आप मैं इस बात का जवाब, आदित्य जी मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ। आदित्य जी नहीं, आप कहती है कि नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होता ना, आप लोग कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होता ना। इसी पैनल में कितने ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं? एक भी नहीं है आपके पैनल में, एक भी ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं। और सवर्णों के रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं? 5 में से 4 सवर्ण बैठे हुए हैं। ये है रिप्रेजेंटेशन, ये है। आज आप देखिए, आप सच्चाई सुनना चाहती है ना, तो मेरा राजनीतिक नुकसान हो उससे मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन आपके पास आज तमाम बड़े टीवी चैनल्स के आप उठा देख लीजिए, कितने ओबीसी और एससी एसटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस पूरे के पूरे पैनल में 5 में से 4 रिप्रेजेंटेटिव जो सामान्य वर्ग के हैं, 5 लोग सामान्य वर्ग के हैं, और आप कहते हैं कि चर्चा हो जाएगी दलितों और शोषितों और पिछड़ों के हित के लिए।
अरे भाई आपने उनको चर्चा में शामिल ही नहीं किया और आप कहते हैं चर्चा हो रही है। और सुन लीजिए और सुन लीजिए और सुन लीजिए और आदित्य जी सुन तो लीजिए आदित्य जी अब आपको जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं, अब आपको तीखे जवाब सुनने पड़ेंगे। अब आपको तीखे जवाब सुनने पड़ेंगे। अब आपको तीखे जवाब सुनने पड़ेंगे। अब मैं आपको आप ही की भाषा में जवाब दूंगा। मैं रिजर्वेशन के दम पर यहाँ नहीं बैठी हूँ मैडम बिल्कुल नहीं, यहाँ रिजर्वेशन के दम पर कोई नहीं बैठा। इसीलिए रिजर्वेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका सोशल जो पालन पोषण है वो एक SC/ST OBC को नहीं मिल पाता है। इसीलिए उनको संरक्षण की जरूरत है। रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है रत्नेश मिश्रा जी? इस बात का जवाब है आपके पास? SC सांसद के बच्चे क्यों, SC कैटेगरी के मंत्री के बच्चे को रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? अभी मैंने कहा आदित्य जी, एक पंडित शोषितों के साथ एक पंडित जी रिक्शा चलाते हो, लोग उनसे कहते हैं पंडित जी पाए लगी, और एक दलित का बच्चा चीफ मिनिस्टर बन जाए उसको कोई भाई साहब नमस्ते करने वाला नहीं होता है। सामाजिक संरचना देखिए, समाज में जातिगत भेदभाव होता है। ये मैं डंके की चोट पे बोलूंगा, ये मैंने देखा है। किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? मैडम क्या सच बोलना कब से अपराध हो गया भाई? जिस देश में 75 साल बीत चुके हैं, आप बताइए सच बोलना कब से अपराध हो गया? मैडम सरकारें चलती होंगी संविधान से, भारतीय समाज संविधान से नहीं चल रहा है। राजनीति चमका रहे हैं भारतीय समाज संविधान से नहीं चल रहा है। रत्नेश मिश्रा जी, भारतीय समाज संविधान से नहीं चल रहा। मैं डंके की चोट पे कहूंगा। ठीक है विद्या गौतम जी बात रखिए। मैं रत्नेश मिश्रा जी की पूरी बात सुनिए, प्लीज मेरे को मौका दे प्लीज। देखो मैं पहले उन्होंने कह दिया कि मैं कम से कम। ठीक है शुभांगी द्विवेदी जी, विद्या गौतम जी को बोलने दीजिए, वरना रत्नेश मिश्रा जी कहेंगे कि यहाँ पर भी भेदभाव कर दिया गया। प्लीज थोड़ा सा ठीक है शुभांगी द्विवेदी जी। देखिए मैम, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है इसको लेकर के बहुत पूरे देश में हाहाकार मचा है। मैं आपको परसेंटेज वाइज तर्क के हिसाब से बता रही हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 83% हमारे बैकलॉग खाली हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर बिल्कुल नहीं है। ओबीसी की 64% पूरी तरह से बैकलॉग खाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला आया 118% वृद्धि हुई अपराधों में। और आपको बता दूं, जैसे मिश्रा जी ने कहा, इनकी बात का थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा के बताऊं। हम और आप लोग ही मैम यहाँ पे बैठे थे और कुछ दिन पहले हम लोग चंडीगढ़ के वाई पूरन कुमार जो IPS ऑफिसर थे मैम, जाति भेदभाव के कारण उन्होंने आत्महत्या करी थी। हम लोग इसी टेबल पे मैम बैठे थे, हम और आपने डिबेट किया था। हरिओम वाल्मीकि जो रायबरेली के थे उनको मारा गया था और कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड उनको मारा गया था जातीय भेद के कारण। आप देखिए, मूछ के नाम पर, कैमरे में रिंगटोन लगाने के नाम पर, घोड़े पे चढ़ने के नाम पर। और जबकि मैम अदिति जी SC/ST एक्ट बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है, उसके बावजूद भी मैम जाति भेदभाव हो रहे हैं। तो हम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं। कोर्ट ने कोई फैसला किया था तो सही किया था, लेकिन दोनों पक्ष को बैठना चाहिए। जैसे स्वर्ण समाज के बच्चे हैं जो स्टूडेंट है निकल रहे हैं, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि जब इतना बड़ा SC/ST एक्ट होने के बावजूद, बहुत सख्त कानून है वो, और कानून होने के बावजूद हम और आप। लेकिन विद्या गौतम जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको बीच में। ये जो नया नियम लेकर आई UGC, खास तौर से अभी मैं सरकार को घेरूंगी तो रत्नेश मिश्रा जी कहेंगे सरकार की क्या भूमिका है। वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह कमेटी के। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये नहीं लगता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट माना जाता है जहां पर भेदभाव से इतर बिल्कुल हर एक वर्ग का बच्चा एक ही क्लास में बैठकर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता है। बिल्कुल मैं उसके बावजूद अगर हम इस तरीके का नियम लेकर आ रहे हैं जहां पर छात्रों के बीच में पहले ही ये सोच पनप जा रही है कि भाई सामने वाला किस वर्ग से आ रहा है, हो सकता है मेरे ऊपर फर्जी केस कर दे, इस वजह से क्या ये नहीं लगता कि खाई और अधिक गहरा जाएगी? इसमें भी बिल्कुल मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगी। देखिए, जो यूनिवर्सिटी युवा जो है वही देश का कर्णधार, वही भविष्य है। हाँ, बाकी लोग तो चलो जो नेतागिरी हो रही है, सारी राजनीति अपनी जगह, देश का युवा ही तो देश का कर्णधार है, वही तो देश को मजबूत करेगा। और यूनिवर्सिटी एक उच्च शिक्षा, एक ऐसा मंदिर, ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लोगों को स्वतंत्र वातावरण मिलने की जरूरत है। तो कोर्ट ने जो फैसला लिया है बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत थी नहीं इसमें कहीं भी, क्योंकि बस इतना था कि तो ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं विद्या गौतम जी? अगर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं थी तो दलित वर्ग क्यों सड़क पर है? बच्चों ने जो मचाया एकदम से, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं
सरकार भी इसको चीज को ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि बहुत बड़ी बातें, इतनी बड़े बड़े, अभी मिश्रा जी ने कहा, हम सारे जानते हैं कि अगर एक रिक्शा चालक अगर स्वर्ण समाज से कोई ठीक बात बुजुर्ग है या कोई भी है तो उनके लोग पैर लगते ना भी हो, 13 साल का बच्चा भी होगा तो उसके पैर लगे जाएंगे। लेकिन एक आईएएस और आईपीएस, कितने आईएएस हैं, बलवंत कुमार जी थे आईएएस है, उन्होंने सिर्फ जाति भेदभाव के कारण आईएएस होने के बावजूद उन्होंने मैम नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनका चपरासी उनको पानी नहीं पीने देता था। तो सबसे बड़ी बात है, जाति भेदभाव है कहीं ना कहीं देश के अंदर। और आज हम 2026 में मैम है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं तो कहती हूँ ये सारे डिबेट छोड़ के जाति मुक्त भारत कैसे बना, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हम लोग, संविधान को मानने वाले, इस देश को हम जाति से मुक्त कैसे बनाए। नहीं चाहिए हमें आरक्षण, दे दीजिए संसाधनों में हिस्सेदारी। अभी मिश्रा जी ने कहा ही कि पालन पोषण में आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी दे दीजिए, आरक्षण का मुद्दा ही नहीं रहेगा, दे दीजिए हर जगह। मैंने बताया आपको 64% ओबीसी के सारे सीटें खाली हैं, केंद्रीय उसमें विश्वविद्यालयों में 83%। ठीक है, जवाब इसका ले लेते हैं, जवाब इसका रत्नेश मिश्रा जी से ही ले लेते हैं। रत्नेश मिश्रा जी, इस पे काम करने की बैकलॉग जो है वो फिल आउट नहीं किए जा रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में वैकेंसीज जो हैं वो पड़ी हुई है, उसकी किसी को फिक्र चिंता टेंशन नहीं है। मानसिक उत्पीड़न छात्रों का हो रहा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है बीते 5 साल में 65,000 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया। क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है? क्या इस पर सरकार को नहीं सोचना चाहिए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार को नहीं सोचना चाहिए? ये क्या आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है क्या छात्रों को? अदिति जी, अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे 1 मिनट 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा। ठीक है, आपकी बात का बड़ा कट एंड क्लियर जवाब दूंगा। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था मेरे बदलू चाचा के लड़के का और मेरा, ठीक, ये किसी एक रत्नेश मिश्रा का उदाहरण नहीं है, ये भारत के 90% दलितों का उदाहरण है। उनके बच्चे निकल ही नहीं पाते उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक, जहां तक उनको पहुंचने के बाद वो योग्यता मिल पाती, जहां वो बैकलॉग भर पाते। और जब वो पढ़ पाएंगे तब तो भैया बैकलॉग भरोगे, वो पढ़ ही नहीं पा रहे तो बैकलॉग भरा कहां? तो खाली ही जाना है। जब कैंडिडेट से नहीं मिलेंगे उस कैटेगरी के तो आपको ओबीसी कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नहीं रत्नेश मिश्रा जी, हाँ ठीक है, बात कंप्लीट कर लीजिए आप बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी। और आप, मैंने एक चीज कहा, मैंने एक बात की और फिर कहूंगा, देश संविधान से चल रहा है लेकिन भारतीय समाज संविधान से नहीं चल रहा है। देखिए जी, ये वास्तविकता, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे तथ्यों पर जब आप जाएंगे, मैं चूंकि प्योर गांव का हूं और चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूं, अदिति जी, लोग संविधान की किताब खोल के पढ़ते होंगे। मैं संविधान को यहीं बैठे बैठे आप आर्टिकल बताइए, मैं बता दूंगा उस आर्टिकल में प्रोविजन क्या है। मैंने संविधान को इतना रट लिया है। आज हमारे संविधान की ही ये देन है कि इतना लोग आ भी पा रहे हैं। अन्यथा मैंने देखा है 5 भाई हैं और 5 के 5 गरीब रह गए। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आज के समय में आप एक सामान्य दलित परिवार के बच्चों की संख्या निकाल लीजिए और आप एक सामान्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवार के बच्चों की संख्या निकाल लीजिए। आप देखिए कि जो सामान्य क्या कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का बच्चा है, उसके अगर 4 बेटे हैं तो चारों इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे। लेकिन दलित के अगर 4 बच्चे हैं तो एक भी मुश्किल से हिंदी माध्यम के अच्छे विद्यालय में पढ़ पाता होगा, अन्यथा वो प्राथमिक विद्यालयों में जाता होगा। और प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा कैसी, अदिति जी, ये सब जानते हैं, सबको पता है किस प्रकार का वहां पे पढ़ाया जाता है। तो यही जो इक्विवेलेंसी, उनको भैया अवसर तो दो, उनको अवसर मिलेगा तब बैकलॉग भरा जाएगा ना। और इसी अवसर की लड़ाई हम जैसे रत्नेश मिश्रा, मैं क्यों इसके पक्ष में खड़ा होता हूँ? क्योंकि मैंने अपने उस अच्छे दोस्त को केवल इसी सामाजिक भेदभाव के कारण उसकी योग्यता को दबते, कुचलते और मिटते हुए देखा है। ये मुझे दर्द है। आज अगर वो मेरे समक्ष बैठा होता तो आज वो मुझसे अगर सवाल करता कि मैं तुमसे अच्छा पढ़ने में था लेकिन मैं तुम्हारी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाया, मैं लॉ नहीं कर पाया, तुमने कर लिया, तो मुझको क्या जवाब दूं? क्योंकि तुम मेरे सगे भाई के तौर पे, तुम मेरे सगे भाई के तौर पे पैदा नहीं होते, इसलिए तुम्हारे साथ ये भेदभाव हो गया। आज मेरे 4 भाई हैं और मेरे चारों भाई पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरे पूरे पिताजी 6 भाई थे जिसमें हम 16 भाई हैं और 16 के पास मास्टर्स की डिग्री है। लेकिन वो राजेश कुमार जो 3 भाई थे, तीनों भाई 10वीं पास नहीं करते हैं। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समता आज भी नहीं है। वो तब तक नहीं होगी जब तक समाज का जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, वो नहीं बदलेगी, तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी सोसाइटी में। लेकिन अभी आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई पंडित होगा तो उसके सब लोग पांव छूते हुए गुजरेंगे। अगर वो ब्राह्मण गरीब है,
अगर एक बच्चा गरीब ब्राह्मण फैमिली से आता है तो क्या उसको पढ़ने का अवसर मिल पाएगा? रत्नेश मिश्रा जी, क्या गरीब ब्राह्मण नहीं है हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले प्राइमरी स्कूल के छात्र? आबादी के अनुसार में परसेंटेज कम है, परसेंटेज कम है, और परसेंटेज कम होने का मतलब ये तो नहीं है कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन। बहुमत संख्या बहुमत संख्या के आधार पर तो देश का विकास करेंगे ना। नहीं, अदिति जी मैं इसका आपको जवाब ठीक है, नहीं लौटूंगी आपके पास। रत्नेश मिश्रा जी, मौका दूंगी आपको। शुभांगी द्विवेदी जी को चर्चा में शामिल कर लीजिए। अब शुभांगी जी बात रखिए अपनी। मैं लखनऊ कोर्ट में भी बैठती हूँ और वहां पे अपने पेपर में बड़े लाइन में पढ़ा होगा, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, परमानंद गुप्ता जी पे अधिवक्ता थे, उनको सजा हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ST SC की काफी मुकदमे, सुन तो लीजिए, काफी मुकदमे उन्होंने ऐसे लिखवाए, ठीक है, जो बाद में पता चला कि फर्जी मुकदमे थे। मैं कुछ बातें कहूंगी, मैं भी 2-4 बातें आपसे कह दूं कि बिल्कुल मैं सहमत हूं, और आपसे भी सहमत हूं अदिति जी, कि ब्राह्मणों में भी गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, और दलितों में भी सांसद विधायक और अन्य अमीर बच्चे होते हैं जो लाभ उठाते हैं, और बेचारे गरीब दलित लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये पैमाना देखिए, आज भी दलित, जो पिछड़ा दलित है, जो गरीब दलित है, वो गरीब ही रह गया, ठीक है, और जो अमीर दलित है वो लाभ उठा रहा है। तो सरकार को तो ये करना चाहिए, आर्थिक आधार पे मजबूती देना चाहिए, ठीक है, कि आर्थिक आधार पे वो मजबूत बने, अच्छी शिक्षा ले और अपने परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो फोटो पीछे दिख रही थी, आपने कहा देखिए प्रयागराज, लखनऊ, अलग अलग जब फोटो पीछे ये कह रहे हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं, सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, वो उनका आके उतरना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में मैं सिद्धार्थ नगर में बैठी हूँ, यहाँ पे बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, लेकिन ये चुनाव नहीं, यहाँ पे UGC का मुद्दा चल रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ला ही रहे थे, कानून ला रहे थे, आर्थिक आधार पर ले जाते। बहुत सारे दलित हैं जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, योग्यता है लेकिन उनके पास कमियां हैं, ब्राह्मण गरीब नहीं है क्या, एक घर पे 5-5 लोग हैं, तो इसको सामान्य बनाने के लिए आपको चीजें लानी चाहिए थी। और जहां तक रही मुकदमे की बात, फर्जी FIR की बात, तो खुद लखनऊ कोर्ट से लेकर कई जगह फर्जी FIR हुई है। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना है, ठीक है शुभांगी द्विवेदी दोषी जो हो वो बच ना पाए, ठीक है, बात कंप्लीट कर दीजिए। शुभांगी द्विवेदी को मौका दूंगी मैं आपको। विद्या गौतम जी, शुभांगी द्विवेदी जी, आप ही के पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा, बीते कल उनका एक ट्वीट आया था सामने, उसमें वो लिखते हैं कि PDA की सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से PDA वालों को न्याय मिल जाएगा। देखिए किसका क्या वक्तव्य है, क्या चीज है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को सर्वोपरि मानते हैं। आप जो हमारा नेता कहता है उनके बयानों को सर्वोपरि मानते हैं, और हमारे राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट के साथ है। हर पार्टी की विचारधारा तो एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। शुभांगी द्विवेदी नहीं, अच्छा आप एक चीज बता दीजिए, हम बैठे हैं, अभी हम आपको कोई भी बयान दे दें, ठीक है, तो ये किसी के बयान को पार्टी से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सीधे एक ही चीज कहेंगे, सबके साथ न्याय बराबर हो, समानता की विचारधारा हो, हम यही कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड, बस एक सेकंड। अदिति जी, अभी जाति भेद की पूरी बात चल रही है, उसी पे हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमने पूरण कुमार की बात करी, आज भी जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है तो उन्हें ये नहीं लिखा जाता है कि मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उन्हें लिखा जाता है दलित मुख्यमंत्री बनी। आज भी अखिलेश जी जब आवाज छोड़ के जाते हैं, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो समाजवादी पार्टी के हमारे भी नेता हैं, तो वो जब आवाज छोड़ के जाते हैं तो उसे गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो जाति भेद तो है ना कहीं जब उतने बड़े स्तर पे भी आप चले जा रहे हैं, जहां आप देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया बन जाते, तब भी कहीं ना कहीं मानसिकता उस तरह से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जाति भेद इस कदर हावी है, इसे हटाने के लिए, इसे मिटाने के लिए संविधान सबको समानता का अवसर देता है, स्वतंत्रता का अवसर देता है। और जो बार बार कहना चाहती हूँ, उच्च शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जहां पे युवा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर भी का सबसे पहला नारा है कि भाई शिक्षित बनो और संगठित बनो। शिक्षित होगे तभी तो आप आगे कुछ कर पाओगे। आज सच में कहा मिश्रा जी ने कि आज बैकलॉग सिर्फ इसलिए नहीं भरे जा रहे कि लोग, पता क्या, बैकलॉग में जब खाली चले जाते हैं पता क्या लिखा जाता है, नॉट सुटेबल, मतलब सुटेबल कोई मिला ही नहीं उस बैकलॉग के हिसाब से। इसका मतलब लोग पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ रहे। बड़ी जद्दोजहद के बाद लोग वहां तक पहुंच पाते, वहां पहुंचने के बाद में अगर उनके साथ में रोहित बेमुला हो जाए, पायल तड़वी हो
हो जाए तो बताओ कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम सब जानते हैं कि गांव में खेती बाड़ी बेच के जेएनयू में पढ़ने का दलितों के बच्चों का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि मेरा भी एडमिशन जेएनयू में हो जाए, लेकिन वो जेएनयू में एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि उसको पता वहां जा करके भी उसे रहने के लिए पीजी चाहिए, खाने के लिए व्यवस्था चाहिए, उसके माँ बाप क्या बेचे क्योंकि उनके पास खेती भी नहीं है। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं तो खेती भी नहीं उनके पास, तो उच्च शिक्षा में जब तक लोग नहीं जाएंगे देश ठीक है के, तब तक विद्या ये देश गौतम नहीं जी, मजबूत। विद्या गौतम जी, बड़ी बात आप कह रही हैं, लेकिन कंसर्न इस बात का भी है कि वो दलित वर्ग के लोग जो अब हायर स्टेटस पे पहुंच चुके हैं, जिन्हें आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको भी क्रीमी लेयर में शामिल करना होगा, तभी ये जो पीछे के तबके के लोग हैं वो आगे आ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। हमारा कंसर्न जो है वो निचले तबके पर होना चाहिए, हमारा फोकस उस दलित पर होना चाहिए जो गरीब तबके से आता है। अदिति, इसमें भी ठीक मैं है, कह दूं कि आरक्षण का आधार बिल्कुल जाति है, ये आर्थिक आधार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आगे बढ़े, सांसद, विधायक, आईपीएस, आईएएस, उनके बच्चे सच में आपको जानकारी नहीं है क्योंकि वो एक तरीके से सर्वे नहीं हुआ है। अपने आप से वो जाकर के जनरल में फाइट कर रहे हैं, अपने आप से वो जाति वो लगा ही नहीं रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हमारे पीछे छूटे भाई बहनों को। और आपको बता दूं एससी समाज में मैं लगातार 15 सालों से काम कर रही हूँ। आपको बता दूं कि आज भी जो एम्प्लॉयज लोग हैं अपने चंदे से, अपने तनख्वाह से जो पीछे छूट गए बच्चे उनको पढ़ाने का काम करते, इंस्टीट्यूट चलाते। ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए, समाज में आज भी ठीक है बहुत विद्या लोग काम गौतम कर जी, रहे हैं। विनय तिवारी जी, ये जो मचा हुआ है, दो फाड़ नजर आ रहा है सोसाइटी में, समाज में, दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, एसटी वर्ग है, पिछड़ा समुदाय एक तरफ है, दूसरी तरफ सवर्ण समुदाय है, दोनों के अपने अपने अलग मत हैं। सवर्ण समाज कह रहा है कि भाई कानून पूरी तरीके से वापस लो, दूसरी तरफ दलित वर्ग कह रहा है कि हम कोई संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे, एज इट इज कानून अप्लाई कराइए। क्या ये नहीं लगता कि सरकार के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है आने वाले दिनों में? सरकार करे तो क्या करे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है, लेकिन बीते कल जो सुप्रीम फैसला आया है, रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी हाई तौबा मची हुई है। कोई दो राय नहीं है अदिति जी की सरकार से एक गलती हुई है और उसका खामियाजा उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। ये एक ऐसा कदम सरकार ने उठा लिया यूजीसी के नए नियम के थ्रू, जहां पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। वो सरकार भी और सरकार के लोग भी लगे हुए हैं कि उसमें कितना उस नुकसान को कितनी भरपाई की जा सकती, कितना कम नुकसान हो, ये उसमें लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज एक ये है, आज हम जो बहस कर रहे हैं या आरक्षण और एससी, एसटी, ओबीसी, इनका मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है समानता का। एक यूजीसी ने एक नियम में बदलाव दिया, वो नियम सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं दी थी और ना ही जो जितने चिल्ला रहे हो गए थे, पब्लिक के द्वारा एक पीआईएल दाखिल की गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से अभी उसको स्टे कर दिया है कि ये नियम कानून जो नए बने हुए हैं 2026 के, वो प्रथम दृष्टया ऐसे लग रहे हैं कि समानता का अवसर सबको नहीं दे रहे हैं। इन पे जो है आगे सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। सरकार का इसमें कोई योगदान है नहीं। सरकार ने जो काम किया उसका नुकसान सरकार को होगा। आने वाले समय में सरकार को नुकसान होगा तो फायदा किसका होगा विनय तिवारी जी? बीजेपी का नुकसान तो फायदा किसका? 27 के चुनाव भी करीब है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा शोर यहाँ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है इस नए नियम पर। ये चुनाव की वजह से ही इतना सब कुछ हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून, ये जो नियम था, इसमें किसको ऐतराज है? देखिए मायावती जी ने स्वागत किया है, अखिलेश जी की पार्टी कह रही कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और दोषी जो है जो हो उसको बख्शना भी नहीं चाहिए। सब तो उसके साथ में, कोई ये नहीं कह सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। वो कोर्ट है, संवैधानिक पीठ है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, उसके आदेश को कौन नहीं मानेगा? बिल्कुल, संवैधानिक पीठ है सुप्रीम कोर्ट, उसके आदेश को कौन नहीं मानेगा। लेकिन हैरानी की बात यही है विनय तिवारी जी कि चंद्रशेखर रावण से लेकर लालजी वर्मा तक कई ऐसे बयान सामने आए हैं जहां पर साफ तौर पर यह इंडिकेशन दिया जा रहा है कि न्याय जो है वो ठीक से नहीं हो पाया है दलित समाज के साथ, क्योंकि फैसले पर रोक लगा दी गई है, नए नियम नए फॉर्मूले पर रोक लगा दी गई है। जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए शुभांगी द्विवेदी जी अपना। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ। अभी विद्या गौतम दीदी एक चीज बोल रही थी, इसके पहले एक सीपीएमटी एग्जाम होता था, ठीक है?
एक गरीब तबका का बच्चा एग्जाम दिया, गरीब ब्राह्मण ने एग्जाम दिया, ठीक है, उसके अच्छे नंबर थे, वो नहीं वो उसमें नंबर अच्छे आने के बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं कर सका, मात्र सुनिए। और वहीं एक हमारे भाई ने एग्जाम दिया, वो भी किसी विधायक का बच्चा था, अच्छे आर्थिक तरीके से उसकी मजबूती थी, उसको कम नंबर पे भी उसको एडमिशन मिल गया। मेरा कहने का मतलब ये है साफ साफ, जो गरीब दलित है उसको आगे बढ़ाइए, जो गरीब ब्राह्मण है उसको आगे बढ़ाइए, ना कि जिसको लाभ नहीं मिलना चाहिए वो लाभ लेके खाली झूठे में इसका लाभ लेके अन्य जो जाति के लोग हैं वो उसका लाभ क्या लेके कहेंगे शुभांगी द्विवेदी जी, अगर कल को ये पूरा नियम जो है वो वापस ले लिया जाए तो क्या समाजवादी देखिए, पार्टी मैं एक चीज विरोध बताऊं, करेगी? सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा हम, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसका हम स्वागत करेंगे। हमारा बस एक ही है कि किसी भी जो भी निर्दोष है उसके साथ कोई भी अन्याय ना हो, हम उसी के साथ हैं। एक बात आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में कॉलेजों में सब साथ में बैठते हैं, सब भाई हैं, और नॉर्मली लैंग्वेज निकल जाता है, नॉर्मल में आपस में लोग बात करते जब ये हैं। नए अब नियम normal आए थे language तब में तो अगर स्वागत कोई किया जा रहा FIR था होती, कोई अखिलेश बात यादव होती, के द्वारा। तो ये तो आपस में शुभांगी लड़ाना द्विवेदी होता जी, है। जब नए तो नियम आज आए उस थे, सड़कों सवर्ण पे समाज भाई भाई विरोध लड़ कर रहे रहा हैं। था, तब तो कल अखिलेश को यादव यही नहीं बात कह रहे होगी, थे, आज ये कह तब रहे तो हैं कि अभी अखिलेश तो यादव नहीं कह रहे 19 थे मार्च कि को नियमों रिजल्ट में कोई आएगा, खामी है। लेकिन अभी तो लोग सड़कों पे नहीं। है ना। हमें ये शुभांगी स्थिति द्विवेदी लानी जी, क्यों थी? शुभांगी हमें द्विवेदी जी, नौबत मेरा लानी सवाल क्यों सुन थी? लीजिए फिर उत्तर कि जिन दीजिएगा। विद्यार्थियों को शुभांगी एग्जाम देना द्विवेदी था, जी, आप जब नया एग्जाम की नियम आया आप था, उनको रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप शुभांगी उनको जी, क्या आप डीजल तक की बात आवाज नहीं नहीं कर रहे पहुंच पा रही हैं, है आप क्या? ऐसे से नियम ला रहे हैं कि लोग विद्यार्थी कल सड़कों पे उतरे। सुनिए, और विद्यार्थी क्यों आत्महत्या कर रहा है? नौकरी की बात ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। शुभांगी द्विवेदी जी, जब ये नया नियम फॉर्मूला लेकर आई थी यूजीसी, तब तो अखिलेश यादव समर्थन में थे यूजीसी के इस नए नियम फॉर्मूले के, तब तो विरोध नहीं कर रहे थे। चलिए मैं अपनी बात ठीक है, जवाब दे दीजिए विद्या गौतम जी, आवाज नहीं पहुंच रही है। हम लोग इस पूरे जल्दी से फैसला फाइनल आया कमेंट है दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का। बहुत संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पे विश्वास रखते हैं। इस बात पे पूरा भरोसा और विश्वास है कि 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है और पूरी तरीके से दलित पिछड़ों का, पूरी तरीके से हकों का और उनके स्वतंत्रता, उनकी समानता के अवसरों का जो एक स्थान है उचित, ये आश्वासन जो आप दे रही हैं, ये जो बात आप कह रही हैं, ये इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है जो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं? भीमार्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की ही बात कर लें हम। चंद्रशेखर आजाद भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो समाज में उन्होंने काम करा है, तो वो भी अपनी बात को सही कह रहे हैं, क्योंकि इतना एकाएक विरोध होना बहुत गलत है। आप उसे पढ़िए समझिए, तब तो जब वो विरोध कर रहे हैं तो लोकतंत्र, इन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और वो कह रहे हैं और हम लोग भी करेंगे। अगर लगेगा कि दलित समाज और एससी ओबीसी के समाज के सहयोग उसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी संविधान के दायरे में अपनी बात को रखेंगे, और रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, हमारा भी भविष्य है। जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी, आगे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो ठीक कैसे है, आगे बढ़ेंगे? जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए रत्नेश मिश्रा जी। दलित भी विरोध करेंगे, सवर्ण भी विरोध करेंगे, सरकार किसके साथ जाएगी? देखिए, सरकार जाएगी संविधान के साथ, बिल्कुल जानी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 15(4) और 15(5) उन लोगों को पढ़ लेना चाहिए, और कायदे से अगर पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि वही संविधान जिसको सब मानते हैं, उसको सामान्य वर्ग भी मानता है, एससी भी मानता है, एसटी भी मानता है, ओबीसी भी मानता है, वही कहता है कि एससी एसटी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, जिनको ओबीसी कहा जाता है, सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है। और ये बनाते वक्त आर्टिकल 14 का वायलेशन हो तो वो सकारात्मक कदम माना जाएगा, उसको मूल अधिकारों का वायलेशन नहीं माना जा सकता। ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और ये संविधान में भी लिखा हुआ है, और संविधान के मुताबिक ही चीजें की जाने का प्रयास कर रही हैं। बस हम ये कहते थे भाई, सवर्णों के लिए 10% का रिजर्वेशन हमारी ही सरकार तो लेकर आई थी, हमने दिया ना गरीबों को, जो गरीब थे, जिनके साथ भेदभाव होता था। ठीक है, अभी मुद्दा रिजर्वेशन नहीं है, यूजीसी का नया नियम है रत्नेश मिश्रा जी। किया है तो बताना तो पड़ेगा ना। और अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, देखने वाली बात होगी, देखने वाली बात अहम होगी कि यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम फैसला क्या आता है, और कितना इम्पैक्ट, कितना असर आने वाले दिनों में सूबे की राजनीति पर, देश की राजनीति पर इस यूजीसी के नए नियम का पड़ता नजर आता है। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यूजीसी के नए नियम, नए फॉर्मूले पर सवर्णों की ललकार के बाद अब दलित समाज भी सड़कों पर उतर आया है, क्योंकि बीते कल सुप्रीम फैसले के बाद जिस तरीके से रोक लगाई गई इस नए नियम पर, अगली सुनवाई तक
उसके बाद दलित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी, एसटी सब सड़कों पर उतर आए हैं और मोर्चा खोल दिया है समर्थन में यूजीसी के। उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून को, नियम को एज इट इज लागू किया जाए। देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और विरोध की जो आग चल रही है वो कहां पर, कब जाकर थमेगी और किसको कितना नफा